तो दोस्तों इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब हमें इन प्रश्नों पर गौर देना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इससे पहले थोड़ी सी बात ये कर देते हैं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखाए थे उन कॉन्सेप्ट में आप सुधार करके आप भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ प्रश्नों को और जोड़कर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को और बनाना चाहिए, तो अभी तक की क्लासों में जितने कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है आप भी ऐड कर सकते हैं। वो केवल और केवल इसलिए कि आपका जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार कितने कॉन्सेप्ट थे। अगर जब बार बार आप इन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो वाले फॉर्मूला, वो वाले कॉन्सेप्ट दौड़ते रहेंगे, और जब दौड़ते रहेंगे तो पूरा चैप्टर आपके मस्तिष्क में अलर्ट रहेगा, जिससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो लाभ क्या है कि हमें एग्जाम में भूलने जैसी स्थितियां पैदा नहीं होंगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। चलो वो तो बात ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों में हमें किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना भाई, तो बढ़ते हैं हम आगे। हमारा प्रश्न है 96, लगभग 96 वाला प्रश्न है। आप भी थोड़ा एग्जैक्ट क्लियर करेगा, मुझे लगता है 96 वाला ही प्रश्न है, 96 वाला प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि नंबर्स का एग्जैक्ट पता नहीं, हालांकि यही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा ये है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर प्रत्याशी दो हैं। देखो आपके दिमाग में ये आ रहे होंगे क्या यार ऐसा नहीं है, दो प्रत्याशी क्यों, तीन प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, चार प्रत्याशी भी खड़े होते हैं। आपका सोचना गलत नहीं है, अभी तो एग्जाम में दो प्रत्याशी वाला ही प्रश्न आता है, इसलिए हमें केवल और केवल दो प्रत्याशी वाले प्रश्न को ही सॉल्व करना है। आपका दिमाग लगाना अनुचित नहीं है, लेकिन हम अपनी शिक्षा के तौर पर अर्थात एग्जाम के सिलेबस लेकर आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि आप गुमराह हो जाएंगे केवल इसी कॉन्सेप्ट में। तो आपको गुमराह नहीं होना है, आपको सावधान होना है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते। ठीक है ना भाई, ओके। बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बोला गया है बस कि कुल मत कितने हैं ये पूछा गया है, तो हमें तो बस अपनी वही वाली टेक्निक याद रखनी है कि सीधे सीधे हमें क्या करना है, समय बचाना है। और समय कैसे बचेगा, सीधा यहाँ पर आती है 10%। यहाँ पर हमने जो परसेंट सीखे हैं बस उनको फॉलो करते रहना है, आपका काम बन जाएगा। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। फिर क्या लिखा है भाई, 10% अवैध फिर से हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 10%, 1/10। ओके सर, ओके। फिर बोला गया है कि 70% वोट प्राप्त करता है कौन सा, जीतने वाला। जब जीतने वाला 70% प्राप्त करता है तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे। लेकिन जो 70% है 30% से कितने अधिक वोट लेके आया, 40% अधिक वोट लेके आया। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 72,900 वोट अधिक लेके आया है। तो बस हमें कुछ निकालना है, यहाँ पर उसी 40% का परसेंटेज वैल्यू लिख लेना है, तो 2/5 उसका परसेंटेज वैल्यू है, बस इसे सॉल्व कर लेना है। माना कि वोट कितने हैं भाई, एक्स का 1/10 मतलब 10% मत वोट डले नहीं, मतलब कुल वोट है कितने भाई 10 में से एक वोट नहीं डला, बाकी 9 वोट तो डले होंगे ना। 10 में से अगर एक वोट नहीं डल रहा है तो बाकी 9 वोट तो डाले जाएंगे ना, डाले जाएंगे। तो यहाँ पर 9/10 वोट डाले जाएंगे। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है कि 10% अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल 10 है। अब इस चीज को थोड़ा बैक करना है, आप सीधा ही मत लो। अब इस चीज को पूरा मैंने 10 माना, किस चीज को, अभी मैं 10 किसको माना था, केवल इसको। अब मैं इसको किसको माना, 10 इसको। इसमें से 10, ये पूरा 10 है। 10 में से अगर एक वोट खराब हो गया तो बाकी कितने बचे, सही वोट कितने बचे, 9 वोट बचे ना सही। तो 10 में से 9 वोट सही बचे हुए हैं, तो 9/10 इंटू। फिर यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि इन मतों का, इन सारे वैध मतलब जो वैध मत बचे हैं, इन वैध मतों का 2/5 वोटों से जीतता है। कितने भाई, 2/5 वोटों से जीतता है। लेकिन वहां पे तो बोल रहा है 7,290 वोटों से जीत रहा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 7,290 वोटों से जीता जा रहा है। ये हमारा समीकरण बन गया, बस इसे सॉल्व करना है, बात खत्म, सवाल खत्म। बाय बाय, टाटा, सी यू।
यही सबसे बेस्ट तरीका है। हालांकि आप कब इसे लिखेंगे नहीं, आप जब नहीं लिखेंगे जब कई प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में जमा के रखना है। कॉन्सेप्ट याद है तब रिवीजन में मजा आएगा। कब आएगा मजा? जब कॉन्सेप्ट याद है। अगर भाषा में भी परिवर्तन कर दिया जाए, नंबर्स में भी परिवर्तन कर दिया जाए और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। इसीलिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। किस पे भाई? कॉन्सेप्ट पर। बस इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। एक्स यहाँ पे लिखा बराबर 72 गुणे 10 बटे में आ जाएगा 9 बटे में आ जाएगा 9 गुणे 5/2। बस इसे सॉल्व करेंगे आप। कैसे कट कैसे रहा है? 9 एकम 9 9 8 72 9 एकम 9 प्लस 9 एकम 9 9 नाम 81। ओके सर, ओके। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आपको क्या करना? 9 पे 9 45 और 3 जीरो 45। 9 पे 9 45 और 3 जीरो रख दिए, बटे में 2 से भाग लगा देंगे। 2 दूना 4 2 पंचे 10 और डबल जीरो, मतलब हमारा उत्तर आया 22 500 हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है 22,500। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होना चाहिए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 97वां प्रश्न है, 97वां प्रश्न है। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई? 16 सही मतलब पहले वर्ष, जो पहला वर्ष है वहां पर जनसंख्या बढ़ी है। अगर जनसंख्या कितनी है भाई? जनसंख्या x है, x का 16.2/3% बढ़ती है तो बढ़ जाती है, तथा दूसरे वर्ष बढ़ती है 1/2% बढ़ जाती है। परंतु तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या है 1,65,000 तो 1,65,000 हो जाती है। तो हमें क्या करना है भाई? वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें जो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दिखी है इनको कैसा लिखना है भाई? भिन्न के रूप में लिखना है। परसेंटेज में लिखा है उसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो 16/2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 16/2/3%। ये हमें पता है। अरे पता होना चाहिए, बार बार लिखा जाएगा। क्यों लिख रहा हूँ? वो इसलिए मेरा काम ये नहीं है। क्या? मेरा काम ये नहीं है कि नहीं अब नहीं बताया जाएगा। अरे आपको तो तब भी बताया जाएगा जब आपके मस्तिष्क में जम गया है, छप गया है, फिर भी बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को साथ में ले चलने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। केवल और केवल उन बच्चों को ले जाने की प्रक्रिया पर काम नहीं किया जा रहा जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस वाले हैं। उनको भी साथ ले जाना है हमें जो कम परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार लिखा जा रहा है कि वो बार बार देखेंगे तो उन्हें बार बार देखने पर ही याद हो जाएंगे। इसलिए बार बार यहाँ पर लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% का मतलब कितना होता है भाई? आपको पता होगा कि 1/8 की वैल्यू क्या थी? 12.5%। 12 सही 1/2%। तो 12 तिया 36, 37 सही 1/2%। ये किसकी है भाई? 3/8 की। कितनी की भाई? 3/8। 1/8 की वैल्यू कितनी थी? 12 सही 1/2% मतलब 12.5%। और 12 तिया 36, 37 सही 1/2% किसकी है भाई? 3/8 की वैल्यू है। फिर इसके बाद में लिखा 57 सही 1/7%। अब इसकी ये किसकी वैल्यू है? ये 1/6। ये किसकी वैल्यू है? ये 14 सही 1/7
7%, 14 चौको 56, एक 57 सही 1/7%। ये किसकी है? 1/7 की क्या थी? 14 सही 2/7%। 14 सही 14 7 98 और 2 100/7, मतलब 14 सही 2/7% किसकी है भाई? 1/7 की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 57 सही 1/7, 14 चौको 56, एक 57 सही 1/7, मतलब 4/7 की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। कौन सी? 57 सही 1/7%। ये किसकी है भाई? 4/7 की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर व्यवस्थित ही सब कुछ लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको नोट्स में भी एकदम व्यवस्थित लिखना है। ये किस लिए? जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके पिन्ने के पिन्ने खुलते जाएंगे, और वही आवश्यक है। जब आप 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे और आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। छप तो हालांकि तभी जाएगा जब आप यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक जब आप मेहनत करेंगे, आवश्यकता से अधिक आप जैसे आपको आ भी रहा है फिर भी आप रिवीजन करें। क्यों? एकदम जम जाए दिमाग में, मस्तिष्क में जम जाए, तब तक हमें क्या करना है भाई? प्रैक्टिस रिवीजन करते ही रहना है, ठीक है ना भाई। सिलेबस तो पूरा का पूरा आपको नोट करना ही होगा। जिस बंदे ने सिलेबस नोट नहीं किया वह बहुत बड़ा काम छोड़ रहा है, और ये काम एक असफलता दिखा सकता है। कैसी असफलता? जिससे आपको बड़ी ही क्षति का भाव होगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नोट करें, अपने हाथों से नोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो एकदम बेहतर और सटीक है, इसलिए आप नोट करते जाएं, ठीक है ना भाई। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, सीधे ही आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष इतनी बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष इतनी बढ़ जाती है, तृतीय वर्ष इतनी बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि तृतीय मतलब 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि जनसंख्या क्या थी भाई? एक्स थी। जनसंख्या क्या थी भाई? एक्स थी। अब यहाँ पर बोला गया है जो संख्या एक्स थी वो हर वर्ष बढ़ कितनी रही है? तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जनसंख्या एक्स न मान की 6 थी। अगर जनसंख्या 6 थी और वृद्धि हुई है, 6 पर 1 की वृद्धि हुई है, मतलब 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। मतलब 6 पर कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। 1 की मतलब 6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा भाई? 7। मतलब 6 पर 1 की वृद्धि हुई तो कितने की होगी? मतलब 7 हो गया है। पहले जनसंख्या 6 थी, 1 की वृद्धि हुई तो अगली 7 जनसंख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। पहले जनसंख्या 6 थी, अगले वर्ष उस पे 1 की वृद्धि हो गई, तो 6 से 1 अधिक 7, मतलब अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष क्या हुआ कि 8 3/8 मतलब 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई। मतलब 8 का 37 सही 1/2% कितना होता है? 3। कितना होता है? 8 का 37 सही 1/2% कितना होता है? 3। मतलब पहले जनसंख्या थी 8, दूसरे वर्ष जनसंख्या थी 8। अब दूसरे वर्ष जनसंख्या कितनी थी भाई? 8 थी। फिर बढ़ के कितनी हो गई भाई? 3 अधिक बढ़ गई। 8 और 3 कितना हो जाता है भाई? 11। जनसंख्या क्या होगी भाई? 11 हो गई। कितनी हो गई भाई? 11। तो 11/8 फिर गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद में आती है तृतीय वर्ष क्या थी कि 57 सही 1/7% वृद्धि हुई। मतलब 7 का 57 सही 1/7% कितना होता है? 4 होता है। मतलब जनसंख्या कितनी थी? 7 थी। 7 से अगले वर्ष वृद्धि होकर कितनी हो गई? 4 अधिक हो गई। मतलब 7 में 4 जुड़ेंगे तो मतलब 11 हो गई। जनसंख्या कितनी हो गई भाई? 11 हो गई। और पहले कितनी थी? 7 थी, बराबर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है? 1,65,000 जनसंख्या है, ये बोला गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, बात खत्म। सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 165,000 इंटू 687/7 बस इसे सॉल्व करना है। कट रहा है जी हाँ, कट रहा है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पन्ना 55,
ठीक है ना भाई। 11 एकम 11, 11 पना 55, यहाँ पर 000। फिर से कट रहा है क्या, किससे कट रहा है भाई, अब किससे कट रहा है 7, तो यहाँ पर 7 सीधे ही खत्म हो जाएंगे। ओके सर। अब जो 11 बचा है वो कट रहा है क्या, यहाँ से 11 दशमलव में जा रहा है का, क्या फिर गलत कर दिया, नहीं गलत तो नहीं किया। 12×36 1/8, 14 14 7 4 11 बिल्कुल सही किया है। फिर इसके बाद में क्या हो गया, 11 11 एकम 11 5, 11 पन्ना 55, 0 11 एकम 11, 4 बचा, दशमलव में आ रहा है क्या, दशमलव में आ रहा है क्या इसका आंसर, इसका आंसर क्या दशमलव में आ रहा है भाई, बताओ जरा। इसका आंसर दशमलव में आ रहा है क्या, दशमलव में आ रहा है क्या, इसको देखते हैं। ठीक है ना भाई, से घट जाती है। यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ रही है क्वेश्चन में त्रुटि कर दी है, क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घटती है भाई, क्या भाई घट जाती है। तो घटेगा तो 8 में पहले जनसंख्या थी 8 में से 3 कम हो गई, 3 कम हो गई मतलब कितनी हो गई, 8 में 3 कम होगी तो मतलब 5 बचेगी। तो यहाँ पर आना था क्या 5, कितनी भाई 5, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो 11 लिखे थे वहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस 11 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5 से काटा 5 एक 5 और 5 दिया 15 मतलब 3000, बस 8 × 48 48,000 गुणे 3, ऐसा भी कर सकते हैं 0000000 और 8 × 24 की 4 हजार लगी तो 4 × 12 तो 14, यहाँ पर आया कितना 1,44,000, मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 1,44,000 हमारी वर्तमान जनसंख्या थी, कितनी थी 1,44,000, 1,44,000 हमारी वर्तमान जनसंख्या थी, ठीक है ना। ये हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा सही हो जाएगा 1,44,000 हमारी वर्तमान जनसंख्या थी, ठीक है ना भाई। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है उस पर गौर करते हैं। 98वां प्रश्न हमारा है, क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में बचे का, जो बची हुई धनराशि है बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 बचे हैं तब व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें कुछ निकालना है, क्या निकालना है, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, कितना होता है 1/20। ओके सर। फिर इसके बाद में बोला गया है कि 20% भोजन में, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ओके सर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 120 रुपये दान में देता है। तो यहाँ पर 5% यात्रा में मतलब धन है हमारे पास 20 रुपये, 20 में से मैंने 1 रुपये दान दे दिया या फिर 1 रुपये मैंने यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितने बचे मेरे पास 19 रुपये बचेंगे ना भाई, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जी हाँ। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 20% जो बचा हुआ है धन उसका 20% मैंने क्या कर दिया है भोजन पे खर्च कर दिया। तो 20% यहाँ पे क्या लिखा था 1/5, मतलब 5 में से आपने 1 रुपये भोजन पे खर्च कर दिया, तो 4 रुपये तो आपके बचे गए ना, बच गए ना 4 रुपये, हाँ 4 रुपये ऐसे बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है, इनकम क्या है, ये मेरी इनकम है, इनकम का मैंने 5% यात्रा पे खर्च कर दिया, मतलब 19/20 रुपये, 19/20 हमारे अभी बचे हुए हैं, 1 रुपये मैंने खर्च कर दिया। फिर बोला गया है कि 20% मैंने भोजन में खर्च कर दिया, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, मतलब 4/5 मेरा अभी बचा हुआ है। फिर बोला जा रहा है 120 रुपये मैंने दान कर दिए, मतलब 120 रुपये मैंने यहाँ पर दान किए, फिर भी अभी मेरे पास 1400 रुपये बचे हैं। बस इस वाली कंडीशन को आप सॉल्व कर ले, बात खत्म। तो बस इसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर माइनस में वहाँ पर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1520। इनकम इक्वल टू यहाँ पर है 1520 इंटू 20/19
इंटू 5/4। ठीक है ना भाई, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो 19 अट्ठे 152 और 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब 20, 20 20 400, 20 20 400 और इंटू 5, 5 को 20 मतलब 2000। ये 2000 हमारा आंसर आ गया। पूछा क्या गया था, क्या पूछा गया, व्यक्ति की आय इनकम कितनी है, 2000 रुपये। ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, व्यक्ति की आय 2000 रुपये है। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न हमारा है, वो क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो बड़े बड़े काम लेता है, कोई ब्रिज का काम लेता है, कोई बिल्डिंग का लेता है, कोई कंपनी का काम लेता है, ये कॉन्ट्रैक्टर के काम होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक वाला है। इसके पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस तार की 10% तार की चोरी कर ली गई है। मतलब जो तार था उस तार में से 10% तार की चोरी कर ली गई है। बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। मतलब जो बचा हुआ तार है, 10% की तो चोरी हो गई, लेकिन जो बचा हुआ तार है उसमें से 70% भाग क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई याद करें, यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बस उसी तरीके को फॉलो करना है। 10% का मतलब 1/10 और 70% भाग को क्या कर दिया गया है, 20 दिया गया है। 70% का मतलब कितना होता है, 7/10। और फिर बोला गया है, क्या बोला गया है, वास्तविक लंबाई याद करें, 810 मीटर तार अभी भी बचा है। बस हमसे बोला ये गया है कि यहाँ पर तार है 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 1 यूनिट क्या कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। यहाँ पर तार है वायर, ठीक है, तार है, तार का 10 भाग में से 1 भाग चोरी कर लिया गया है, तो बाकी 9 भाग तो बचा होगा ना, बचा होगा ना सर, जी हाँ बचा हुआ। फिर अगली लाइन क्या बोल रही है, 70% भाग बेच दिया जाता है। अगर 70% भाग बेच दिया गया है, 70% मतलब 7/10, मतलब 10 में से 7 भाग बेच दिया गया है, तो बाकी 3 भाग तो बचा होगा ना, बचा होगा ना सर, जी हाँ बचा हुआ। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि यदि तार की लंबाई कितनी थी, 810, कितनी थी भाई, 810 तार की लंबाई थी। बस इसे सॉल्व कर लो, बात खत्म और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसे हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर हमारे सामने। ठीक है ना भाई, 9 एकम 9, 9 81, 3 का 9 मतलब 3000 मीटर। 3000 मीटर क्या पूछा है, वास्तविक लंबाई, तार की वास्तविक लंबाई कितनी है भाई, 3000 मीटर। 3000 मीटर तार की वास्तविक लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होना चाहिए। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होना चाहिए। तार की वास्तविक लंबाई कितनी है भाई, तार की वास्तविक लंबाई कितनी है भाई, तार की वास्तविक लंबाई है कितनी, 3000 मीटर। 3000 मीटर तार की वास्तविक लंबाई है। ठीक है ना भाई, ओके सर, 3000 तार की वास्तविक लंबाई है। अगला प्रश्न हमारा 100वां प्रश्न, यहाँ पर 100वां प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, इसको भी उसी रूल से फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है। क्या है वो, ये देखते हैं कौन सा, ये वाला। यहाँ पर बोला गया है किसी पुस्तकालय में कितनी है भाई, 20% किताब हिंदी की है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कितना होता है भाई, 1/5। ठीक है ना भाई, फिर क्या बोला गया है, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा कितनी, 50% कितनी किसकी है भाई, 50% अंग्रेजी की हैं। किसकी हैं भाई किताबें, 50% अंग्रेजी की हैं। किसकी हैं, 50% अंग्रेजी की। 50% का मतलब कितना होता है भाई,
50% का मतलब कितना होता है 1/2। ओके सर। शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच की है। 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 3/10 होता है। बाकी बोला गया है बाकी तथा बची हुई किताब 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, बस मैं बोल रहा हूँ कि किताबों की संख्या x है। ठीक है, x का अब यहाँ पर बोला गया था क्या, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की है। मतलब जो कुल किताबें कितनी है भाई 5 किताबें हैं या 5 यूनिट किताबें हैं, जिसमें से 1 यूनिट किताब किसकी है भाई हिंदी की है। 1 यूनिट किताब किसकी है हिंदी की है। तो बाकी जो बची हुई किताबें हैं वो कौन सी होंगी जो 1 यूनिट कौन सी है भाई हिंदी की है। जो बाकी शेष बची हुई है वो कौन सी है भाई अंग्रेजी की है, और उसके बाद में फ्रेंच है, और उसी में कौन सी है धार्मिक किताबें हैं। तो 4/5 बाकी किताबें होंगी। ठीक है ना भाई, ओके। फिर यहाँ पर बोला गया है अब इतनी किताबें मतलब 50%, 1/2 मतलब 2 में से 1 किताब किसकी है अंग्रेजी की है। 2 में से 1 किताब अंग्रेजी की है। 2 में से 1 किताब अंग्रेजी की है। तो बाकी जो 1 किताब बची हुई है 2 में से 1 तो अंग्रेजी की है, लेकिन जो 1 यूनिट किताब बची है वो बाकी कौन सी है फ्रेंच भी है और धार्मिक भी होंगी, और उसी में कौन सी होंगी हिंदी भी हो सकती है। तो 1/2 कौन सी हो जाएंगी भाई ये कौन सी अंग्रेजी के बाद बची हुई होंगी। ठीक है, अगली लाइन क्या बोल रही है 30% फ्रेंच है। 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 10 में से 3 फ्रेंच है, तो बाकी शेष कौन सी हो जाएंगी, बाकी अंग्रेजी हो जाएगी और हिंदी हो जाएंगी और धार्मिक हो जाएंगी। कौन सी 7/10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6300 किताबें धार्मिक है, मतलब 6300। बस इसको सॉल्व कर लो आप खत्म हो जाएगा। बस x की वैल्यू यहाँ पर 6300 इंटू 5 इंटू 2/10 10 4 1 7 इसको सॉल्व करना है। 7 एकम 7 7 9 63। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है ना भाई, ओके। 2 से कट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 45। ओके सर, ओके। फिर यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करोगे 55 25, हाँ सर आ गई 2 5 चौका 20 और 2 22 22 1 0 और 1 0 डबल 0। यहाँ पर आ जाएगा 22,500। 22,500 किताबें पूछा गया था पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी है। तो 22,500 पुस्तकालय में किताबों की संख्या है। कितनी थी भाई 22,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 22,500 किताबों की संख्या पुस्तकालय में थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के सामने सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, अच्छे से व्यवस्थित कराएंगे। इसी प्रकार से आपको अपने नोट्स में यहाँ पर नोट कर लेने हैं और बार बार इन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। और फिर जब अच्छे से मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे फिर करेंगे आप प्रैक्टिस तो तभी की जाएगी जब आप क्या करेंगे। देखो, जब आपको लगने लगेगा कि नहीं अब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए, तो फिर क्या करना, आप इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना दूसरे पेपर पे लिखना या केवल इसका आंसर दबा लेना, मतलब इसको क्या कर लेना ढक लेना, फिर इसको पढ़ना और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर बन रहे हैं सारे के सारे बन रहे हैं और बहुत कम समय में बन रहे हैं, तब आप प्रैक्टिस करना। फिर आप बुक देखेंगे ना, कोई भी बुक देखेंगे और फिर जब उसके प्रश्न आप लगाएंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा आपसे। सारे प्रश्न आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, बहुत बेहतर तरीके से। तो क्या करना है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। क्या करना है भाई, और हर रोज का काम रोज ही करना है। आप छोड़ना मत काम, ऐसा मत करना कि नहीं इसको कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। ये 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास क्यों बनाई जाएगी, वो इसलिए कि आप थोड़े से ही समय में ये काम कंप्लीट करते जाएं।
45 मिनट की क्लास, ये ज़्यादा समय, लंबे समय की क्लास क्यों नहीं रखी जाए कि आपको बोरिंग ना लगे। क्यों ना लगे बोरिंग? क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अच्छे समय देंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अगर आप अच्छा समय नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप अच्छा समय देते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। जय श्री राधे कृष्णा, देखते रहें। राधे राधे।